आज फिर से एक नए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम परमाणु संरचना कक्षा 11 केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, जे थॉमसन परमाणु मॉडल, समस्थानिक संभारिक, इस टाइप की चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नील बोर परमाणु मॉडल में जो मेन योगदान रहा, जिन बातों का, जिन तथ्यों का, जिन सिद्धांतों का जो योगदान मुख्यतः रहा, उन सिद्धांतों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले ये समझिए कि नील बोर परमाणु मॉडल रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करता है। और रदरफोर्ड की जो मुख्यतः परमाणु मॉडल की कमी है वो ये है कि यदि कोई आवेशित कण लगातार गति करता रहेगा तो वो आवेशित कण है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा होगा, तो उसकी ऊर्जा समाप्त होगी और वो नाभिक में गिरेगा और नाभिक को नष्ट करेगा, पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। और दूसरा है कि वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार कोई परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। तो इन दो बातों को दूर करने के लिए नील बोर अपना परमाणु मॉडल देते हैं। तो वो मुख्यतः ऊर्जा के बारे में बताना चाहते हैं, परमाणु में ऊर्जा स्तर किस प्रकार के होते हैं। तो वो अपने परमाणु मॉडल को देने से पहले उस समय जो सिद्धांत ऊर्जा को लेकर आए उनको अध्ययन करते हैं। और उसमें मुख्य अध्ययन का जो आधार है वो ये है कि वो ये देखते हैं कि जब द्रव्य पर, किसी वस्तु, किसी पदार्थ पर कोई विकिरण जब गिरता है तो विकिरण द्रव्य के कणों के साथ और द्रव्य के कण उस विकिरण के साथ जो अन्योन्य क्रिया करते हैं, जो एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, उस क्रिया के फलस्वरूप जो प्रेक्षण प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों के आधार पर, उन प्रेक्षणों के आधार पर परमाणु संरचना ज्ञात करने में काफी हेल्प हुई। इसलिए नील बोर का परमाणु मॉडल मुख्यतः दो बिंदुओं के अध्ययन के आधार पर आधारित है। वो जो दो बिंदु हैं वो ये है कि विकिरण की प्रकृति द्वितीय प्रकृति होती है। ये नील बोर ने नहीं दिया, लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि विकिरण जो है वो दो प्रकार की प्रकृति का है। क्यों? कौन सी प्रकृति? तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। माने विकिरण जो है तरंग की तरह भी काम करता है और विकिरण जो है एक कण की तरह भी काम करता है। उसकी तरंग प्रकृति जो बताता है विकिरण की, वो बताता है मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, और कण प्रकृति जो बताता है वो बताता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो नील बोर इन दोनों ही सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं क्योंकि उनको ये पता है उस समय अपना परमाणु मॉडल देने से पहले कि विकिरण की प्रकृति द्वितीय प्रकृति होती है। साथ ही वे दूसरे पॉइंट पर भी स्टडी करते हैं। पहले क्या है दूसरा पॉइंट कि परमाणु स्पेक्ट्रम का प्रायोगिक अध्ययन जब हुआ उस समय, तो उससे ये निकल कर आया कि परमाणु में जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्वांटिक माने विविक्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है और कंटिन्यूअस नहीं होती ऊर्जा स्तर। माने जैसे मान लीजिए पहली कक्षा की ऊर्जा 13 जूल है, तो हो सकता है दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा है वो 15 जूल हो, 14 गायब हो। इसी में हो सकता है कि 19 जूल हो फिर अगली ऊर्जा की। अर्थात जो ऊर्जा स्तर होते हैं नाभिक के चारों ओर वो विविक्त होते हैं, वो क्वांटित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा स्तर में ही गति करते हैं। वो तो हम चलिए नील बोर परमाणु मॉडल जब विस्तार से पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। लेकिन आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि विकिरण की प्रकृति जो द्वितीय प्रकृति है उसमें तरंग और कण प्रकृति को बताने के लिए जो सिद्धांत है, तो हमने पढ़ना है आज मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में ये सिद्धांत क्या कहते हैं। साथ ही हम परमाणु स्पेक्ट्रम की बात भी विस्तार से करेंगे कि स्पेक्ट्रम ही क्या होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये फिजिक्स से रिलेटेड है क्योंकि मैक्सवेल और प्लांक फिजिसिस्ट हैं, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। तो इनका परमाणु संरचना को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम अपने लेक्चर में पूरा प्रयास करते हैं कि आपको क्रमबद्धता के साथ टॉपिक बताएं कि हम ये इससे पहले वाला टॉपिक हमने क्यों पढ़ा, इसके बाद वाला क्यों पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। इसके बाद भी अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे मैं आपको और आसानी से इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए। प्रकाश की प्रकृति को सबसे पहली बार जो समझाने का प्रयास किया वो न्यूटन के द्वारा किया गया और उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम जानते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत।
इसको हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए है, प्रकाश की प्रकृति बताने के लिए ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। तो न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति को बताने का प्रयास किया। उनके द्वारा ये कहा गया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, माने प्रकाश एक ऊर्जा है। तथा साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे कणों को हम बोलते हैं, ये जो छोटे कण हैं इन्हीं को बोलते हैं हम कणिका। इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। इन्होंने इसका नाम क्या दिया? कणिका नाम दिया। तो न्यूटन ने सबसे पहली बार प्रकाश की प्रकृति को समझाने का प्रयत्न किया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। और उन्होंने ये कहा कि प्रकाश एक ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? कणिका बोलते हैं। तो प्रकाश का के लिए न्यूटन का जो ये कणिका सिद्धांत है, उस समय जो प्रकाश की घटनाएं थी, जो प्रकाश में जो घटनाएं होती हैं, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, प्रकाश का परावर्तन और एक आपने पढ़ा होगा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों प्रकाश की घटनाओं को तो ये सिद्धांत एक्सप्लेन कर रहा था, कर देता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को। लेकिन प्रकाश की दो अन्य घटनाएं, विवर्तन, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन, और एक होता है व्यतिकरण, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इनको ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इन दोनों घटनाओं को प्रकाश की। इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत लंबे समय तक नहीं चल पाया और इसको अमान्य माना गया, माने इसको फेल माना गया। प्रकाश की प्रकृति समझाने के लिए इसे पर्याप्त नहीं माना। जब ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत इन घटनाओं को, प्रकाश की उस समय जो ज्ञात घटनाएं थी उनको बताने में असफल रहा, तब एक सार्थक प्रयास किया गया मैक्सवेल के द्वारा। और मैक्सवेल के उस सिद्धांत को कहते हैं मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। तो चलिए पढ़ते हैं मैक्सवेल तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने 1870 में क्या देखा कि जो आवेशित कण होते हैं, जिन पर ऐसे कण जिन पर आवेश है, धनावेश या ऋणावेश है, तो जो आवेशित कण होते हैं यदि उनको त्वरित किया जाए, उनको गतिमान किया जाए, तब क्या देखने में आया कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। आवेशित त्वरित कण माने जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा निकल रही होती है, इसको मैक्सवेल ने कहा कि ये ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आज आपको समझ आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो मैक्सवेल कह रहे हैं कि यदि आप आवेशित कणों को त्वरित करेंगे, उनको गतिमान करेंगे, तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। देखिए ध्यान से इसे कनेक्ट करिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से। रदरफोर्ड फेल ही इस सिद्धांत की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सिद्धांत जब आया तो ये कह रहा है कि जब आवेशित कण होते हैं और उनमें गति हो, उनमें त्वरण हो, तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगते हैं। और ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो आवेशित कणों की ऊर्जा कभी तो समाप्त होगी और वो नाभिक में गिरेगा। रदरफोर्ड के टाइम पर यही तो हो रहा था। तो रदरफोर्ड इसी सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमें जानना बड़ा जरूरी है इस सिद्धांत को। तभी तो नील बोर इससे कमी को दूर करेंगे रदरफोर्ड की। तो क्या है सिद्धांत में कि जब आवेशित कण त्वरित होते हैं, गतिमान होते हैं, तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और वो जो ऊर्जा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इन्हीं को उसने कहा, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को उसने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम दिया। अब इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण क्यों कहा?
क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, जो तरंगे चल रही हैं ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत है और इन तरंगों के चलने की दिशा उसके लंबवत है। माने आप ये कहें कि यदि हम एक्स एक्स पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं, वैद्युत क्षेत्र, वाई एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएं, तो जो जेड एक्स है ये तरंग संचरण की दिशा होगी, जिस दिशा में तरंग चल रही है। माने आप कह सकते हैं, इस तरफ को ऐसे शो कर देता हूं, ये जेड है, मान लीजिए ऐसे सामने को 3D होगा ना, तो ये जेड एक्स होगा, तो उस पर तरंग के चलने की दिशा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आपस में परपेंडिकुलर लंबवत है, तो तरंग के चलने की दिशा इनके लंबवत होगी। तो ऐसे रेडिएशन को, ऐसे विकिरण को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। अर्थात मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहली बार परिचय कराया विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। तो इस सब थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण किस प्रकार का होगा, ये सब पूरा भी डायग्राम में आपको बना के बताऊंगा। तो आप एक कॉमन सी बात समझिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति को बताया ही कैसे गया है, क्योंकि इस सिद्धांत में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ हेडिंग में देखें तरंग सिद्धांत है, तो देखिए यहाँ से ये पुष्टि हो रही है कि विद्युत चुंबकीय तरंग माने प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग प्रकृति होती है। तो देखिए मैक्सवेल ने किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाने का प्रयास किया, इस चित्र की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो रेड कलर से मैंने तरंगे दिखाई हैं, जो दिशा दिखाई है वो विद्युत क्षेत्र है, मैंने उसको रेड कलर से इसलिए दिखाया है, विद्युत क्षेत्र की संचरण की दिशा है। और जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है तरंग संचरण, मतलब जो तरंग दिख रही है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का संचरण है। और जो एक्स एक्स पर लिखा है तरंग संचरण की दिशा। इसको आप आसानी से ऐसे समझिए कि मैक्सवेल ये कह रहे हैं कि जो आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे होते हैं तो उनके द्वारा जो उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जब आवेशित कण गति करेगा तब वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। लेकिन मैक्सवेल ये कह रहे हैं कि वो जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो परस्पर लंबवत उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है कि एक वाई एक्सिस से आ रहा है, एक जेड एक्सिस से आ रहा है, वाई और जेड एक्स आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अर्थात आवेशित कण जब गति करते हैं तब उत्पन्न वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, और वो जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं वो ऊर्जा तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। तो उन तरंगों की जो संचरण की दिशा होती है उन लंबवत वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की भी लंबवत होती है। अब हम बात करते हैं इस तरंग सिद्धांत की एक एक पॉइंट की, उनमें से एक पॉइंट तो यही है। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि आवेशित कण के त्वरित होने पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। आवेशित त्वरित कणों से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है जो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये समझाने की कोशिश बार बार कर रहा हूं, ये दूसरे पॉइंट में है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो इनकी भी लंबवत होती है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में मैक्सवेल कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा, बहुत जब आप छोटे रहे होंगे तब आपने तालाब में पत्थर फेंक कर देखे होंगे। तो जब आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तब तालाब में जो पानी होता है वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। अगर आप सोचिए कि तालाब सूखा हो, उसमें पानी ना हो, और अब जब आप पत्थर फेंकें तो क्या वो तरंगें उत्पन्न होंगी?
तो नहीं होंगी। अर्थात तालाब में जो पानी है वो माध्यम है तरंगों के आगे बढ़ने का। अगर वहाँ पानी नहीं है, वहाँ माध्यम नहीं है, तो तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी और आगे भी नहीं बढ़ेंगी। इसी प्रकार से जैसे ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि जैसे मैं मान लीजिए आपको बोल रहा हूँ कुछ और आप तक कानों तक पहुँच रहा है, तो एक माध्यम की जरूरत पड़ रही ना। हम बोल रहे होते हैं, कोई सुन रहा होता है तो वायु होगी, तो वायु की सहायता से वो क्या ध्वनि हमारी आगे बढ़ती है, तो माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गमन करती है। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं चाहिए होता इन तरंगों को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। 3 पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट की बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है, जो चाल होती है, वो प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो माने ये भी बहुत हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। 5वां पॉइंट देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आने वाली है, और इसी के बाद स्पेक्ट्रम की बात आती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विभिन्न प्रकार का तरंगे पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे पाई जाती हैं। अब ये आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य क्या है? हालांकि देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया होता है, 10th वगैरह में पढ़ लिया होगा साइंस में। जब तरंगे हैं तो तरंगों में तरंगों के गुण होंगे। तरंगों के गुण क्या है? आवृत्ति होती है, तरंगों में तरंगदैर्ध्य होती है, तरंगों का आवर्तकाल होता है, तरंगों की तरंग संख्या होती है। इन सबको भी मैं इस सिद्धांत के बाद आपको समझा दूंगा। तो आप समझिए 5वां पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विभिन्न प्रकार का विकिरण पाया जाता है। वो विभिन्न प्रकार का विकिरण क्या हो सकता है? गामा तरंगे हो सकती है, गामा विकिरण, और अवरक्त तरंगे हो सकती हैं, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट जिनको बोलते हैं, अवरक्त को इंफ्रारेड बोलते हैं, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो तरंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने सुना होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं बस, दृश्य तरंगे, विजिबल रेज, जो आंखों से दिखेंगी। क्योंकि इस प्रकार में जितने भी मैंने लिख दिए इनमें केवल दृश्य तरंगे ही आपको आंखों से दिख सकती हैं, इसलिए उनका नाम दृश्य तरंगे भी है। तो आप ये समझिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विभिन्न प्रकार का ये रेडिएशन, ये विकिरण पाया जाता है, जिनके ये नाम है। अब इनको ऐसे अलग अलग करके क्यों कह दिया है? क्योंकि हर तरंगों की अपनी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य है। इन तरंगों को तरंगदैर्ध्य के बढ़ते या आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो आपको जो व्यवस्था मिलेगी उसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो कि हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसी सिद्धांत के बाद। तो मैक्सवेल के लास्ट पॉइंट में हमने जो पढ़ा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विभिन्न प्रकार का विकिरण उपस्थित होता है, जिनकी अपनी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति अलग अलग होती है। तो यदि हम इन तरंगों को आवृत्ति के घटते क्रम या तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें, तब वो जो व्यवस्था हमको मिलती है, इस व्यवस्था को हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है इस समय? ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है। देखिए, स्पेक्ट्रम का सीधा सीधा मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी रूल के अकॉर्डिंग हुआ हो, जो किसी नियम के अनुसार हुआ हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि मानव शरीर के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनता है पूरा मानव शरीर। तो यदि हम इसे एक व्यवस्था में अरेंज करें, जैसे मान लीजिए कोशिका, ऊतक, अंग, मानव शरीर, तो हमने इसे छोटे से बड़े क्रम में लिखा है, तो ये कहलाएगा मानव शरीर का स्पेक्ट्रम। समझने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही हमने ये भिन्न प्रकार का जो विकिरण है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं,
उनको देखिए यहाँ पर देखेंगे गामा किरणें। तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो 10⁻⁻16 भी होगी, 10⁻⁻14 वाली भी होगी, 10⁻12 वाली भी होगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की गामा किरणें होंगी जिनकी अलग अलग अपनी तरंग दैर्ध्य होंगी। तो हमने मुख्य एक जो रेंज है वो लिख दी है। तो आप देखेंगे इस तरफ को तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है। फिर आई एक्स किरणें। एक्स किरणों में 10⁻10 है, ये यूवी लिखा है, इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी प्रकाश, जो वहां पर लिखा था पराबैंगनी किरणें, तो उनकी 10⁻8 है। फिर यहाँ पर मैंने एक छोटी छोटी सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है 7, इसी को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। यहाँ पर जो तरंगे हमें मिलती हैं, जो किरणें हमें मिलती हैं, वो आंखों से दिखती हैं, उनके कलर होते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, दृश्य किरणें बोलते हैं, जिसको हमने थोड़ा जूम करके बनाया, बड़ा करके बनाया हुआ है। तो इसको आप देखिए, इसमें 7 प्रकार के रंग होते हैं जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा था। प्रकाश का श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको 7 रंग मिले थे, आपने प्रिज्म से उसको गुजारा था, तो वो 7 रंग की आपको तरंगें मिली थी, जिनमें से देखिए वायलेट बैंगनी है, ये इंडिगो है आसमानी, ये ब्लू नीला है, ये ग्रीन हरा है, ये येलो पीला है, O4 ऑरेंज है नारंगी, और R4 रेड लाल। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको मैंने अलग से लिख दिया है दृश्य स्पेक्ट्रम। तो 7 रंगों की आपको यहाँ पर तरंगें मिली हैं। अभी और डिटेल में बात करते हैं। इसके बाद दृश्य के बाद है अवरक्त तरंगे, उनकी तरंग दैर्ध्य -6 10⁻⁻4। फिर आई है सूक्ष्म तरंगे, जिनको माइक्रोवेव भी बोलते हैं, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड। हर एक का अपना अलग अलग उपयोग है इन तरंगों का, वो हम बात कर लेंगे। 10⁻²। फिर रेडियो तरंगे आ गई हैं 10�0 से 10�2 तक। और फिर आप देखिए लंबित रेडियो तरंगे हैं, लॉन्ग वेवलेंथ वाली, तो ये 10�8 तक गई हैं। तो लिखा है यहाँ पर लैम्डा मीटर। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य को हमने मीटर में बढ़ते क्रम में रखा, तो माइनस से घातें वहां प्लस हो गई हैं, तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। अब चूंकि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं, तो यदि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है तो आवृत्ति का घटता क्रम हुआ। तो जो ऊपर लिखी है घातें 10 मतलब जो लिखी है संख्याएं, वो आवृत्ति लिखी हुई है। तो 24 घात है, या 22 है, या 20 हो गई, 18, 16, 14 और ऐसे करके 0 तक। तो इन्हीं तरंगों की आवृत्ति घटते क्रम में है, और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को बढ़ते क्रम में आपने जो व्यवस्थित किया है, तो ये व्यवस्था विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है। इसी का एक छोटा भाग होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का, जो दृश्य प्रकाश होता है, जो आपको आंखों से दिख जाता है, उसमें खुद से 7 रंगों की तरंगे होती हैं, जिसको हम अलग से बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो आप देखेंगे यहाँ भी तरंग दैर्ध्य बढ़ते क्रम में जा रही है। ये नैनोमीटर में है, 400 नैनोमीटर, फिर 500 तक आई, 600, 700, 750 नैनोमीटर। तो इसके बीच में बहुत सारी तरंगे अपनी तरंग दैर्ध्य लिए हुए हैं। तो आप समझिए पूरा का पूरा तो कहलाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, लेकिन इसमें जो दृश्य प्रकाश है उसका खुद का अपना एक स्पेक्ट्रम है, खुद का एक पैटर्न है अरेंजमेंट का, तो उसको हम बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब मैक्सवेल के द्वारा बताई हुई बातें हैं। तो अभी आपने मैक्सवेल तरंग सिद्धांत के अनुसार आप समझ पाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति तरंग प्रकृति अर्थात प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है, ये व्याख्या करता है ये सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। फिर इसके अनुसार विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का ही एक भाग होता है दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसको आप कक्षा 10 तक केवल इतना जानते थे कि साथ प्रकाश होता है, अगर हम प्रिज्म से गुजार देंगे तो वो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसा नहीं उस सूर्य के प्रकाश में 7 ही रंग होते हैं, उस सूर्य के प्रकाश में ये सब प्रकार की तरंगें उपस्थित होती हैं। उसका एक छोटा सा पैटर्न, छोटा सा अरेंजमेंट है दृश्य स्पेक्ट्रम। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अभी एक टॉपिक आ रहा था कि प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार। तो यदि प्रकाश तरंगे हैं तो उनमें तरंगों के गुण होने चाहिए। तो हम इसके बाद बात करते हैं तरंगों की क्या क्या गुण होते हैं। हालांकि हमने छोटी क्लास में पढ़ लिए होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि तरंगों में किस प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं, तरंगों का संचरण किस प्रकार का होता है। तो देखिए भी एक पॉइंट आया कि प्रकाश जो है वो तरंग की तरह होता है, और तरंगों में जो गुण होंगे वो प्रकाश में भी होंगे। तो तरंगों के हम गुण पढ़ रहे हैं। तो तरंग जो है इस प्रकार से देखिए चलती है, ये प्लस डायरेक्शन, ये माइनस है। तो ये तरंगों के चलने का पैटर्न है, इस प्रकार से तरंगे चलती हैं। क्या है ये, देखिए तरंग एक दिशा में जितना अधिकतम जाती है उस अधिकतम बिंदु को तो बोलते हैं स्रंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट। फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही नीचे जाती है अधिकतम, उस नीचे वाले अधिकतम बिंदु को बोलेंगे गर्त, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रफ। सेम वहां हुआ है, फिर से स्रंग और फिर से गर्त। जो अधिकतम एक दिशा में जो अधिकतम विस्थापन होता है उस अधिकतम विस्थापन को बोला जाता है आयाम।
ऐसे नीचे की ओर को जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे भी बोला जाता है आयाम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और ए से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं दो क्रमागत सुरंग के बीच की दूरी होती है लैम्डा, तरंग दैर्घ्य, क्योंकि तरंग दैर्घ्य लैम्डा से प्रकट करते हैं, और ये दूरी है इसलिए इसके मात्रक क्या होते हैं, मीटर, माने जो दूरी के मात्रक होते हैं। लेकिन चूंकि ये तरंगों की दूरी होती है इसलिए इसके छोटे मात्रक होते हैं, जैसे इसका एक छोटा मात्रक है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। तो आप समझिए सामान्यतः तरंग दैर्घ्य क्या है, दूरी है। चाहे आप कह सकते हैं दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी भी तरंग दैर्घ्य होगी। अगर हम इसमें एक एक हेडिंग की बात करें तो आयाम है, जैसे मान लीजिए, तो आयाम क्या है, तरंग का किसी भी दिशा में एक ओर को अधिकतम विस्थापन है, तो इसे हम बोलते हैं आयाम। ये भी एक दूरी है। इसके बाद इसमें आया तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसे बोलते हैं, ये सब क्या चल रहे हैं, तरंगों के गुण चल रहे हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है किन्हीं दो क्रमागत सुरंग या किन्हीं दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य, इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। इसके बाद एक होता है आवृत्ति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होता है, आप देखिए यहां से लेके ये यहां तक इस टाइप से, ये पूरा एक चक्र बोला जाता है, एक साइकिल बोली जाती है। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये एक साइकिल है। तो माने इस चित्र में मैं तरंग के जो चलने को दर्शा रहा हूं, तो ये इसमें दो साइकिल बनी हुई है, दो चक्र हैं। अच्छा, आप कहेंगे ये भी तो एक चक्र हो रहा है ना, ये चक्र आधा चक्र है, ये एक आधा चक्र है। ये धनात्मक दिशा में इसलिए बोलेंगे धनात्मक अर्धचक्र, ये ऋणात्मक दिशा में तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक अर्धचक्र। तो एक धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक अर्धचक्र को मिलाकर बनता है एक पूरा चक्र। सेम यहाँ है, ये पूरा एक चक्र है, जिसे आप इंग्लिश में साइकिल बोल रहे हैं। तो आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में कोई तरंग जितने चक्र पूर्ण कर लेती है। अर्थात जैसे मान लीजिए इसके लिए मैं ऐसा मान लूं कि एक सेकंड में ये केवल दो चक्र पूरे कर रही है, तो इस तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, 2। तो एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा जितने चक्र पूर्ण कर लिए जाते हैं उन चक्रों की संख्या को बोला जाता है आवृत्ति। इसको प्रदर्शित करते हैं न्यू से। 10th में आप हो सकता है स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है गुण आवर्तकाल, इसको t से प्रदर्शित करते हैं, समय है ये। तो इसमें कहते हैं कि एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण हो रहे थे उसको बोलते हैं आवृत्ति। इसको मैं कई बार बच्चों को समझाने के लिए कह देता हूं कि आप समझिए कि एक सेकंड में किसी काम को कितनी बार दोहरा सकते हैं, इसका मतलब आवृत्ति। आप समझिए एक सेकंड में 5 पेज पलट दे रहे हैं, हर बार एक सेकंड में 5 पेज पलट रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी आवृत्ति क्या है, 5 पेज पलटने की जो आवृत्ति है। तो आवर्तकाल हो गया। एक होता है तरंग संख्या। तरंग संख्या सीधे सीधे कहते हैं इसको हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ही है न्यू बार बराबर 1/λ, अर्थात किसी तरंग के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को, तरंग दैर्घ्य के उल्टे को बोलते हैं तरंग संख्या। तो इसका मात्रक क्या होगा, तरंग दैर्घ्य के मात्रक में इनवर्स लगा देंगे। अगर मान लीजिए मीटर में आ रहा है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये तरंगों में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो चाहे वो किसी प्रकार की तरंगे उनमें ये गुण होंगे ही होंगे। तो मैंने आपको इसलिए केवल ये समझाया, हालांकि हमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होता है या 10th क्लास के साइंस में भी होता है, 9th में भी होता है, जहाँ पर तरंगे वाला चैप्टर होता है, तो ये आपको आता भी होगा। नहीं आता है तो मैंने इसको इसलिए रिवाइज करा दिया। तो अब ये हमारा यहाँ पर जो मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत है वो कंप्लीट हो जाता है। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत को बहुत ठीक से आप समझ लें, क्योंकि नील बोर में इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, नील बोर परमाणु मॉडल में। मैक्सवेल तरंग सिद्धांत के बाद, चूंकि इसमें तो केवल प्रकाश की तरंग प्रकृति क्लियर हुई, लेकिन जैसे मान लीजिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश के 2 गुणों की व्याख्या कर पाया था, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, जबकि वो प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाया। तो उस विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या कौन कर पाया, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। तो अब तक हम परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत से ही कर पा रहे थे। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या करने में सफल रहे, लेकिन प्रकाश की कुछ और घटनाएं भी हैं जिनकी व्याख्या करने में मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत असफल रहा। कौन सी वो घटनाएं हैं उनको देखते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत और मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत को पढ़ने के बाद एक नई थ्योरी पर चलते हैं, और वो नई थ्योरी का आगमन क्यों होता है वो आप देखें। न्यूटन के कणिका सिद्धांत से तो एक्सप्लेन हो रहा था प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश का अपवर्तन, इन दोनों को एक्सप्लेन करता है न्यूटन कणिका सिद्धांत। जबकि जो दो घटनाएं हैं, प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का व्यतिकरण, इन दोनों घटनाओं को एक्सप्लेन करता है मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। ठीक, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या कर देता है, लेकिन इनकी नहीं कर पाता। तब इनकी व्याख्या होती है मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत से। तो मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत सीधे सीधे प्रकाश के तरंग प्रकृति को बता रहा है। तीन महत्वपूर्ण घटनाएं और हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं? एक है गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, जिसको हम कृष्णिका विकिरण भी कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कृष्णिका उत्सर्जन। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रकाश की घटना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने आपसे इससे पहले भी ये मैं बता रहा हूं, जब मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत पढ़ाया था, कि हम बहुत व्यवस्थित तरीके से इस वीडियो को पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बहुत सारी फिजिक्स की हमारी थ्योरी आ गई है परमाणु संरचना को एक्सप्लेन करने। मान लीजिए न्यूटन जो है अपने कणिका सिद्धांत में प्रकाश की प्रकृति को बता रहे हैं, और वो प्रकाश की प्रकृति में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर देते हैं, लेकिन इन दो बातों पर आकर फेल हो जाते हैं। प्रकाश की जो दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसको मैक्सवेल प्रकाश की विवर्तन और व्यतिकरण को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैक्सवेल इन तीन घटनाओं को प्रकाश की बताने में असफल रहते हैं। तब एक नए मतलब एक और वैज्ञानिक आते हैं इनके बाद, जिनका नाम है प्लांक, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक इन तीनों प्रकार की घटनाओं, मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत आता है उसकी सहायता से इन तीनों प्रकाश की घटनाओं की व्याख्या हो सकी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्स प्लांक सिद्धांत क्या है। इसको हम मैक्स प्लांक का सिद्धांत या कणीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें आप जानेंगे कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण प्रकृति होती है। तो ये हमें कम से कम पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत कब आया और क्यों उसकी आवश्यकता हुई और कौन से घटनाओं को वो व्याख्या करने में असफल रहा। तो मैक्स प्लांक लगभग 1900 ईस्वी में ये थ्योरी आई। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ये कहा जाता है, मैक्स प्लांक सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि जो कोई मान लीजिए गर्म पिंड है या कोई ऐसी वस्तु है जो किसी टेम्परेचर पर है, तो अगर आप उसके तापमानों में परिवर्तन करते जाएंगे तो उस वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन होता जाएगा। अलग अलग तापमानों पर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, ऐसे ही अलग अलग तापमानों पर ऊर्जा का अवशोषण करेगी। जो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है या अवशोषित होने वाली ऊर्जा है, उसकी प्रकृति के बारे में मैक्स प्लांक अपना सिद्धांत देते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत की। तो ये सिद्धांत जो है मैक्स प्लांक द्वारा 1900 ईस्वी में दिया गया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि कोई भी वस्तु अलग अलग तापमानों पर ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करती है, माने ऊर्जा को अपने अंदर ले सकती है और ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर उसका त्याग कर सकती है। तो जो त्याग होने वाली ऊर्जा उसे उत्सर्जित ऊर्जा बोलते हैं, और जो अपने अंदर ले लेती है उसको अवशोषित ऊर्जा बोलते हैं। तो जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है किसी वस्तु से होने वाली, वो सतत रूप से नहीं होती। या सीधे शब्दों में कहें कि कोई वस्तु यदि ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। इन छोटे बंडलों या पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं। जैसे आप इसे एग्जांपल से समझिए, सूर्य है, तो सूर्य
का जो प्रकाश हमारे पास तक पहुंचता है वो ऊर्जा का जो मतलब ऐसे समझिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है वो हमारे पर लगातार नहीं आती, माने तरंगों के रूप में नहीं आती। ये सिद्धांत ऐसा कह रहा है। जबकि मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि प्रकाश या जो ऊर्जा जो होती है, जो रेडिएशन होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, वो जो है लगातार आगे बढ़ती हैं, तरंगों के रूप में आगे बढ़ती हैं। जबकि प्लांक अपने सिद्धांत में ये कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन करे या ऊर्जा का अवशोषण करे तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती, लगातार उससे ऊर्जा नहीं निकलती रहती है, या लगातार वो ऊर्जा का अवशोषण नहीं करती रहती। तो मैंने अभी कहा एग्जाम्पल हम सूर्य को समझे तो सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक वो लगातार नहीं आता, रुक रुक कर आता है, रुक रुक कर आता है। ऐसी जैसे वस्तु से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो रुक रुक कर होता है, लगातार नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य से प्रकाश की जो ऊर्जा है, जो प्रकाशीय ऊर्जा है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेट आते हैं। माने जैसे सूर्यदेव वहां से ऊपर से छोटे छोटे बंडल या पैकेट फेंक रहे हैं हमारी तरफ। छोटे बंडल या पैकेट्स को क्वांटम बोला जाता है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है, उत्सर्जित किसी वस्तु या प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता है। अर्थात कंटिन्यूअस ऊर्जा नहीं आती है, लगातार नहीं आती है। ऊर्जा छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में, पैकेट के रूप में आती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है छोटे छोटे बंडल पैकेट के रूप में रुक रुक कर आती है, कि जैसे पैकेट आ गया, फिर कुछ टाइम बाद पैकेट आ गया, कुछ टाइम बाद पैकेट आ गया, इस टाइप से। उन पैकेट को, इन बंडल या पैकेट को क्वांटम कहते हैं। और जब ये बंडल या पैकेट अधिक संख्या में होते हैं तो इन्हीं पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटा। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहता है कि क्वांटम कहें कि क्वांटा कहें, तो मैं बिल्कुल आपको बहुत सही से और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बंडल या पैकेट की अधिक संख्या को क्वांटा कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ही चल रहा है सिद्धांत और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन ये तो है, चलिए क्वांटा या क्वांटम आप किसको कहते हैं, जो छोटे बंडल या पैकेट आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश, जो प्रकाशीय ऊर्जा है, उसके बंडल या पैकेट्स को स्पेशली कहा जाता है फोटोन। जैसे सूर्य के प्रकाश है तो सूर्य प्रकाश की जो ऊर्जा है वो जो छोटे बंडल पैकेट में हमारे पास तक पहुंच रही है, तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के छोटे बंडल या पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडल या पैकेट को फोटोन कहते हैं। तो ये फोटोन शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो फोटोन का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा हमारे पास तक पहुंचती है वो बंडल पैकेट में आती है, और हम उन बंडल पैकेट को स्पेशली क्या बोलते हैं, फोटोन। जबकि अन्य जो ऊर्जा है उसमें भी क्या होता है कि जो अन्य ऊर्जा, माने कोई वस्तु गर्म है और वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है किसी अलग तापमान पर, तो वो जो ऊर्जा के बंडल या पैकेट आएंगे, क्योंकि वो ऊर्जा भी बंडल या पैकेट में चलेगी, तो उनको, उनके बंडल या पैकेट को क्या बोलेंगे, क्वांटम। और जब बहुत सारे पैकेट होंगे तो उनका क्या बोलेंगे, क्वांटा। जबकि सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में हमारे पास तक पहुंच रही है उसको हम फोटोन ही बोलेंगे। तो ये पहला पॉइंट है। अब जब वो बंडल या पैकेट्स में आ रहे हैं तो यहाँ से पता ये तो चल रहा है कि प्रकाश जो है कण के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश जो है, ये प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति होती है।
प्रकाश कण 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 ऐसे करके इस रूप में आगे बढ़ता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, ये जो बंडल या पैकेट होते हैं, मीन्स फोटोन जो होते हैं, इनकी अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। और वो ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है तथा यह है प्रकाश की आवृत्ति, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू, मैं लिख देता हूं न्यू, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे? तो ई ऊर्जा है फोटोन की, मान लीजिए, तो ये अनुक्रमानुपाती होती है न्यू, आवृत्ति की। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं h, इक्वल टू एच न्यू। यहाँ h जो है उसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, क्योंकि प्लांक ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। प्लांक ने सबसे पहली बार इस नियतांक का प्रयोग किया। तो यहाँ क्या, यहाँ h क्या है? प्लांक नियतांक है। और प्रयोगों से इसकी जो वैल्यू आई वो होती है, मैं यही लिख देता हूँ, लिखिए 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया। देखिए, अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इस सिद्धांत के तीसरे पॉइंट में ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड ऊर्जा का जो अवशोषण कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, तो वो जो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है या जो अवशोषित होने वाली ऊर्जा है, उसकी जो मात्रा है वो क्वांटम की संख्या का पूर्णांक गुणज होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु, कोई वस्तु अगर ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो h न्यू ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है, या हम कह सकते हैं कि वो 2h न्यू ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है, या हम कह सकते हैं 3h न्यू ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है, एंड सो ऑन। माने एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, 2 फोटोन की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, या 3 फोटोन की। कभी भी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि 2.3h न्यू ऊर्जा उत्सर्जित हो गई है, माने 2.3 फोटोन निकल गए हैं उसमें से, या 2.5h न्यू ऊर्जा, 2.5 फोटोन की एनर्जी, क्योंकि जो फोटोन की संख्या होगी वो मल्टीपल इंटीजर होगी, माने पूर्णांक गुणज होती है। अर्थात कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन करे या अवशोषण करे, वो फोटोनों की संख्या के पूर्णांक गुणज में उत्सर्जन या अवशोषण करेगी ऊर्जा का। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस थ्योरी में। तो तब जाके मैक्स प्लांक ने अपने इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है कण प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कण प्रकृति होती है, जबकि मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति ऐसी होती है, तरंग प्रकृति होती है। इसलिए अब आधुनिक समय में ये कहा जाता है कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो द्वितीय प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। इसलिए हम कह देते हैं कि प्रकाश की प्रकृति द्वितीय प्रकृति होती है, जिसे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट बोला जाता है। और ये महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जब मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत आया वो क्लासिकल फिजिक्स थी, परंपरागत भौतिक विज्ञान जिसको कह सकते हैं, पारंपरिक। लेकिन जब मैक्स प्लांक की थ्योरी आई तो वो मॉडर्न फिजिक्स के भौतिक वैज्ञानिक हैं। तो मैक्स प्लांक के इस सिद्धांत ने उस समय की बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रकाश की घटनाओं को परिभाषित किया, जो कि मैंने इससे पहले आपको 3 महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हैं, कृष्णिका विकिरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। इस सिद्धांत की सहायता से उन तीनों घटनाओं को परिभाषित किया गया, व्याख्या उनकी की गई, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत बता देता हूं, और आप ये समझिए कि मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत में जो क्वांटम आता है, तो अब आप इजीली समझ जाएंगे ना, ये एनर्जी का, ऊर्जा का छोटा बंडल या पैकेट का नाम है। और मैंने देखो अपने पहले लेक्चर में भी आपको बताया है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने सारे टॉपिकों को अपने डेली लाइफ से जोड़कर उसको देखना चाहिए, जिससे कि हमें लंबे समय तक ये सिद्धांत याद रहें, ये बातें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हमारे अपने साइंस के सब्जेक्ट हैं वो याद रहें।